फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 पे मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाल विकास की गति। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। देखिए, अगर मैं बाल विकास की बात करूं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करूं, तो जो इसकी गति होती है ये यूनिफॉर्म नहीं होती है, स्पायरल होती है, बैक एंड फोर्थ होती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा होती है। किसी स्टेज में बच्चे का विकास ज़्यादा होता है तो किसी स्टेज में बच्चे का विकास कम होता है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर दे रखा है अव्यवस्थित होती है। देखिए, जो बाल विकास की प्रक्रिया एक व्यवस्थित, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा बच्चा सबसे पहले बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद जाकर के बच्चा चलना सीखता है। तो यह जो प्रक्रिया चल रही है वो कैसे चल रही है, एक सीक्वेंस में, क्रम में चल रही है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया कैसे है, व्यवस्थित प्रक्रिया, साथ ही साथ जो है वर्तुलाकार होती है, यानी कि स्पायरल वे में होती है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती हैं। ठीक है, देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक बच्चा क्या होता है दूसरे बच्चे से अलग होता है। ये बात तो यहाँ तक सही दे रखी थी, बट फिर से वहाँ पर दे रखा है कि यह अव्यवस्थित होती है। नहीं, ये क्या होती है, व्यवस्थित होती है। तो फिर से ये ऑप्शन आपका कट गया। एक समान फिर से इस ऑप्शन में दे रखा है, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक समान की वजह से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं होती विकास की गति, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और कुछ हद तक ये सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हर एक बच्चे क्या होता है दूसरे बच्चे से अलग होता है, और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में, क्रम के अनुसार चलता है। यही बात आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, किस उम्र में बच्चे की क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। ठीक है, अब इससे पहले आपको समझना होगा कि स्थूल गति क्या होता है और सूक्ष्म गति क्या होता है। ठीक है, ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास का पार्ट है। अब देखिए, जो हमारा शारीरिक डेवलपमेंट होता है इसमें बड़ी मसल्स जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थूल। ठीक है, स्थूल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी कार्य को अपनी बड़ी मसल्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, या फिर कूदते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी बड़ी मसल्स का यूज होता है, पूरी की पूरी पैरों की मसल्स का यूज होता है, पूरी की पूरी हाथों की मसल्स का यूज होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, स्थूल गत्यात्मक कौशल के। ठीक है, सूक्ष्म यानी कि फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, सूक्ष्म में क्या होता है, जब भी हम किसी भी कार्य को अपनी छोटी छोटी फिंगर्स के थ्रू करें या फिर छोटी मसल्स के थ्रू करें, तो आपका किसका एग्जाम्पल होता है, फाइन मोटर स्किल्स का। जैसे कि जब हम कुछ लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, ठीक है, सुई में धागा पिरोते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारी छोटी मसल्स यूज होती है, यानी हमारी जैसे कि फिंगर्स हो गई, हमारी आंखों की मांसपेशियाँ हो गई। ठीक है, तो ये क्या होती है, छोटी मसल्स होती है ना। तो आपने यहाँ पर ये समझा स्थूल क्या होता है और सूक्ष्म क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि किस उम्र में बच्चे के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित हैं। यानी बच्चा जो है जो प्रमुख रूप से यूज करता है अपनी बड़ी मसल्स को यूज करता है सूक्ष्म गति कार्य के बजाय। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, शैशवावस्था। बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अक्सर वो रोते हैं तो अपने पूरे के पूरे हाथ पैर को पटकते हैं। ऐसा तो नहीं है नहीं कि बस सिर्फ फिंगर को ही पटकते हैं, नहीं, वो फाइन मोटर स्किल्स को उतनी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते जितना कि वो बड़ी मसल्स को यूज करते हैं। ठीक है, जब बच्चा रोता भी है तो पूरा का पूरा अपना हाथ पैर पटकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो किसका यूज करता है, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर शैशवावस्था जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बच्चे की एज होती है वो जन्म से लेकर के 2 साल होती है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो बच्चे पेंसिल पकड़ना जो शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स भी यूज करते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स भी यूज करते हैं, यानी कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों का यूज होता है। किशोरावस्था में भी दोनों का यूज होता है। मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चे की यूज होती है वो 6 से लेकर के 12 साल तक होती है, तो इसमें तो यूज होगा ही। ठीक है, यहाँ पर किशोरावस्था 11 से लेकर के 18 साल, और प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे हम लोग प्रारंभिक बचपन के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 2 से लेकर के 6 साल होती है। ठीक है, तो इन तीनों में बच्चा दोनों का यूज करता है, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। ठीक है, बट यहाँ पर जो इन्फेंसी यानी कि जो शैशवावस्था होती है, इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चा यूज करता है अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है। ठीक है, आपने देखे होंगे छोटे बच्चे। आगे देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है। ठीक है,
यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सृजनता, संवर्धन, समाजीकरण, स्थगित, अनुकरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, अपने बड़ों से कुछ चीज़ें सीखते हैं, अपने समाज से कुछ चीज़ें सीखते हैं, या फिर अपने छोटे से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप डेली अंतर्क्रिया कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, है ना, या फिर जो अपनी पीढ़ी से आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वो वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जिस समाज में आप रहते हैं आपका स्वभाव भी आप देखेंगे उसी तरीके का होता है, जो रूल रेगुलेशन आप फॉलो करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, फिर उनका ट्रांसफ़र कहीं और पर हो गया, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर अलग रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ से नई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका समाजीकरण होता है ना। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोज़मर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, तो वो क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सृजनता का मतलब होता है कुछ नया निर्माण करना, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। स्थगित अनुकरण यानी डिफॉल्ट इमिटेशन क्या होता है, जैसे जब बच्चे को नकल करना आता नहीं है बट बच्चा फिर भी नकल करने की कोशिश करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा अक्सर करके। ठीक है, अगर मम्मी लिपस्टिक वगैरह लगा रही है तो वो भी अपना लगा करके मतलब पूरा ऐसे मुँह पे पूरा अजीब तरीके से लगा करके बैठ जाते हैं। ठीक है, उनको नकल करना भी सही तरीके से आता नहीं है बट कोशिश जरूर करता है बच्चा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास, ठीक है, सीखने का पर्याय है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देखिए जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट होता है ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है वो किसको दिया है, समाज को दिया है, संस्कृति को दिया है। ठीक है, साथ ही साथ लैंग्वेज को दिया है। ठीक है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने समाज को माना है, संस्कृति को माना है और लैंग्वेज भाषा को माना है। ठीक है, तो ये आपका ये नहीं कहेंगे कि ये सीखने का पर्यायवाची है, तो ये गलत है। सीखने से स्वतंत्र रूप से होता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट है ये सीखने से स्वतंत्र नहीं हो सकता, तो ये गलत दे रखा है। पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला कि जो लेव वाइगोस्की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही 3 चीज़ों को मानते हैं, समाज को, कल्चर को यानी कि संस्कृति को और भाषा को। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये बात तो आपके लेव वाइगोस्की नहीं कहेंगे, ये तो कहेंगे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना, तो ये गलत है। यहाँ पर यानी विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आप समाज से रह करके सोचो कि आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग रख करके उसका विकास जो है नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप लोगों ने मोगली को देखा था, वो जंगल में रहता था, तो क्या उसका मनुष्य की तरह विकास हो पाया था, नहीं हो पाया था। ठीक है, तो समाज में रह करके ही आपका जो है अच्छा विकास हो सकता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि हमारे विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप कौन सा नहीं है, यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है जिसमें कि बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जितनी भी गतिविधियाँ होती है बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए पूछा है कौन सा सही नहीं है या फिर अनुरूप नहीं है ना। तो यहाँ पर स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ध्यान रख करके सारी चीज़ें की जा रही है। ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर बच्चों को जिस तरीके की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों के यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, तो ये तो एक अच्छा काम है ना। ये तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सही बात की जा रही है। फिर बी ऑप्शन क्या है, भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए, बिल्कुल सही बात है। यही तो होती है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें जो बच्चा होता है वो उसको जो है इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जाता है ताकि बच्चा खुल के अपनी बातों को रख सकता है। जो टीचर होता है, जो बच्चे होते हैं, वहाँ पर दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, टीचर भी बच्चों से क्वेश्चन करता है, बच्चे भी जो है स्वतंत्र रूप से टीचर से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अपनी बातों को रखते हैं, इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी सकारात्मक अनुशासन लागू करना, बच्चे पर अनुशासन थोपना नहीं है, बच्चे का इस तरीके के माहौल क्रिएट किए जाएँ, इस तरीके से चीज़ें उसको बताई जाएँ, या फिर इस तरीके का जो है इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को चीज़ें पढ़ाया जाए ताकि बच्चा खुद अनुशासित रूप में रहे। ठीक है, डिसिप्लिन जो है उसके अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाए, है ना। तो आप पे जो है आपको बच्चे पे अनुशासन थोपना नहीं है, बच्चे के अंदर जो है अनुशासन डेवलप हो जाए, इस तरीके की चीज़ें जो है आपको बच्चे को प्रोवाइड करनी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये भी बात जो है सही है, इसकी बात भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करता है,
विद्यार्थी को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना, यही बात गलत है। यानी जो बच्चा है सिर्फ चीज़ों को रटने वाला है, ठीक है, हम जो भी बताएंगे सिर्फ बच्चा उसको रट करके बता देगा, तो ये गलत है। बच्चा क्या होता है, एक्टिव, ठीक है, ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं। अगर आप बच्चे को तरह तरह की चीज़ें प्रोवाइड करें तो बच्चे क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेता है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, यही जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अनुरूप नहीं है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने, लिखने और कहानियाँ सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। देखिए ये क्वेश्चन आपका किससे बना हुआ है, हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस से बना हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। देखिए जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है किसके अंतर्गत होती है, जो व्यक्ति लॉजिक वगैरह करते हैं, हर चीज़ के पीछे तर्क खोजते हैं, जैसे कि आपके APJ अब्दुल कलाम जो हो गए है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो होगा नहीं। भाषाई बुद्धिमत्ता है ना, ये आपका यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। देखिए भाषाई बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है, जिन व्यक्तियों के पास अपनी भाषा की एक अच्छी पकड़ हो, भाषा की एक अच्छी नॉलेज हो, जैसे कि जो लोग कहानी वगैरह सुनाते हैं तो वो क्यों अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं चीज़ों की, क्योंकि उनके पास में शब्दों की एक अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है, अपनी भाषा पर पकड़ है ना। तो यहाँ पर वही दे रखा है कि जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने, लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें डैश बुद्धिमत्ता अधिक मात्रा में होती है। तो कौन सी बुद्धिमत्ता अधिक मात्रा में होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धिमत्ता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, अंतः व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता। ये उन व्यक्तियों के अंतर्गत होती है जो कि दूसरों के बारे में, दूसरों के स्वभाव के बारे में, दूसरों की मनोदशा के बारे में, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में बता पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सुहानी शाह को, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, आपको देख करके बता देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, या फिर आप क्या थिंकिंग कर रहे हैं। तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा सभी, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि संगीत में बुद्धिमत्ता है, जिनके पास सुर, लय, ताल का एक अच्छा संगम होता है, जैसे कि सोनू निगम जी हो गए, अरिजीत सिंह जी हो गए, लता मंगेशकर जी हो गई, ठीक है, या फिर और भी सिंगर आप ले लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कौन सी बुद्धि उन लोगों के अंदर है, संगीत में बुद्धि। ये ऑप्शन भी नहीं होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेव वाइगोस्की, BF स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो लेव वाइगोस्की वो सबसे ज़्यादा किसको महत्व देते हैं, समाज को, कल्चर को और लैंग्वेज को, ठीक है। तो अगर आपको तीनों में से कोई भी दिख जाए कि किसने यह प्रतिपादित किया कि समाज का जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संस्कृति के बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, भाषा के बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तीनों में आपके कौन से नाम आएंगे, लेव वाइगोस्की, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है कि किसने प्रतिपादित किया है कि भाषा को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, तो वो कौन है, लेव वाइगोस्की, ठीक है, ध्यान रखिएगा SCL, ठीक है। तीन चीज़ों की जब भी बात है तो कौन होंगे, लेव वाइगोस्की। BF स्किनर, देखिए इन्होंने तो रीइंफोर्समेंट की बात की है, पुनर्बलन की बात की है, ठीक है। इसके अलावा ये अनुकरण वगैरह की बात करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हार्वर्ड गार्डनर मैंने बताई दी, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है, जिसमें कि हम लोगों ने 4 प्रकार अभी यहाँ पर देखे थे, ये वाले 4 प्रकार, ठीक है, अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, ठीक है। इसके अलावा अभी आपके 4 प्रकार और है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। सभी के बारे में हम लोगों ने अपने जो प्रीवियस क्लासेस चलाई है उसमें डिटेल में पूरा देखा हुआ है ना। तो अगर आपने देखा नहीं है क्लासेस को तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो इन क्लास का PDF होता है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी फर्स्ट कमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक डैश उद्देश्य को बढ़ावा देना है, ठीक है। कार्यविधि चिंतन या फिर आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, रट कर स्मरण। देखिए रट कर स्मरण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर वो क्या करे, ग्रुप डिस्कशन करा रही है किस पे, कोरोना महामारी के प्रभाव पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या करे, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करिए, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन को जो है विकसित करिए। हर एक बच्चा जो है यहाँ पर दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखेगा, क्योंकि हर एक बच्चा क्या करेगा, अपने विचार को दूसरे बच्चों के सामने रखेगा। हर एक बच्चा दूसरे बच्चों से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखेगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बी ऑप्शन आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, सहयोगी परियोजना, मानकीकृत परीक्षण, सहकर्मी मूल्यांकन, कक्षा अवलोकन। देखिए 3 बातें तो आपके यहाँ पर सही रखिए। सहयोगी परियोजना यानी जब बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो उस तरीके से भी आप बच्चे का यहाँ पर आकलन कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ सहकर्मी मूल्यांकन, वही जो है पीयर असेसमेंट की बात हो रही है, यानी जब बच्चे ग्रुप में चीज़ों को सीख रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर आप जो है पूरे ग्रुप का ही आकलन कर लीजिए। कक्षा अवलोकन यानी कक्षा का किस तरीके से माहौल है, बच्चा कितना चीज़ों को सीख पा रहा है, ठीक है, कितना जो टीचर ने पढ़ाया बच्चा कितना समझ पाया, तो ये तीनों आपके सही है। ठीक है, कौन सा जो है कक्षाओं में उपयोग नहीं किया सकता, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बच्चे के सिर्फ एक ही बच्चों को ध्यान रखते हैं, है ना, या फिर एक तरीके से कह लीजिए बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जो पेपर पेंसिल टेस्ट आपके होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे के सभी बच्चों का आकलन नहीं किया सकता। और जैसे कि मान लीजिए जिस दिन एग्जाम है उस दिन बच्चे की तबीयत खराब हो गई, है ना, तो यहाँ पर जो बच्चे की एबिलिटी, जो बच्चे की क्षमता है, उसके बारे में आप सही रूप से आकलन नहीं कर पाएंगे, है ना। हो सकता है बच्चे को बहुत कुछ आता है चीज़ें, है ना, बट एग्ज़ाम वाले दिन ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसका जो रिजल्ट ख़राब आ गया, तो ऐसे में आपको लगेगा कि वो बच्चा जो है उसको कुछ भी नहीं आता है, बट उस बच्चे के अंदर बहुत सारी जो है एबिलिटी है ना, तो ये सही नहीं होता है। तो यहाँ पर बी जो है करेक्ट है। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा का दर्शन। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 मिनट। बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए बहिष्करण की बात नहीं करता है, अपने अंदर इंक्लूड समाहित करने की बात करता है, इसका नाम ही है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। का आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करना। देखिए कभी भी जो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये बच्चों को पृथक वगैरह यानी कि अलग थलग करने की बात नहीं करता है, सभी बच्चों को इंक्लूड यानी कि समावेशित करने की बात करता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित व श्रवण बाधित है, नहीं। देखिए जो समावेशी शिक्षा है इसमें क्या होता है कि अगर एक श्रवण बाधित बच्चा है वो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है, सामान्य बच्चा है, वंचित पृष्ठभूमि से बच्चा है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा है, ठीक है, या फिर यहाँ पर किसी और प्रकार के डिसेबिलिटीज़ बच्चे को, तो वो भी बच्चा, ठीक है। यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चों को क्या किया जाता है, एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाती है ताकि हर एक बच्चे चीज़ों को सीख जाए। बट यहाँ पर एजुकेशन कैसे दी जाती है, एज पर नीड दी जाती है, जिस बच्चे की जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर चीज़ें भी प्रोवाइड किया जाती है। जैसे कि मान लीजिए जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं वो ब्रेल लिपि यानी जो स्पर्श करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके थ्रू सीखते हैं। इसके अलावा जो बोलती पुस्तकें होती हैं उनके थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। तो उस तरीके के बच्चों को चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि ये बच्चों को अलग थलग करने की बात नहीं करता है। तो अपवर्जन की सभी नीतियों को, वो आचरण को चुनौती देता है, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका विद्यार्थी में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है। अब सारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, अब सारी का मतलब क्या होता है, ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो बच्चा होता है वो मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाता है, तो ये तो क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट तो आपके ऑप्शन में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नहीं दे रखा है और यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो ये 2 ऑप्शन आपके हो गए पहले ही बाहर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। विद्यार्थियों के असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करना, ये तो ऑप्शन पहले ही नहीं था आपका। अनम्य निर्देश का पालन करने के लिए कहकर, ठीक है। देखिए आपको रिगिड निर्देश का पालन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करनी है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो भी बच्चे उत्तर दें उनको जो है आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, लचीलेपन के साथ में स्वीकार कीजिए। उसके बाद में बच्चों को सही डायरेक्शन में जो उत्तरों को बताइए। यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए जब भी आप सीखने को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप खुद सोचिए क्या आपको व्याख्यान विधि से सीखना पसंद आएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसमें तो बच्चों को नींद आने लगती है, ठीक है, टीचर इसमें जो लेक्चर देते रहते हैं बच्चे आधे सो जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये सही नहीं होता है। विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे क्लासरूम में कहूँ कि जो है आपके बचपन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, या फिर कि मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों को यहाँ पर पानी के बारे में पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप अच्छे से पूछ दें कि पानी जो है आपके गांव में कहाँ कहाँ पर होता है, या फिर जो भी बच्चे अपने आसपास देख रहे हैं चीज़ों को, उनसे रिलेट करके आप चीज़ों को बच्चे से जो है क्वेश्चन कीजिए। बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चीज़ों को सीखता है, तुरंत ही जो है उसको जो है अगर आप उसके रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो बच्चे को बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है, तुरंत ही वो क्वेश्चनों का आंसर देता है ना। तो बच्चे को आपको एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है, बच्चा भी जो है चीज़ों को
बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही बताते चला जा रहा है। तो जब बच्चे की निजी अनुभव यानी कि रियल लाइफ चीज़ों को जोड़ते हैं तो बच्चे यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखता है और जो है चीज़ों को बताता भी है। विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नहीं, आपको ऐसा नहीं कि जो नॉलेज है वो बच्चों के सामने अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करें ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए, तो ये भी नहीं करना है। बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थी को सीखने के स्तर से बहुत ज़्यादा नहीं, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको जो है टीचिंग मटेरियल को चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो या फिर बहुत ज़्यादा जो है आसान हो, तो बहुत ज़्यादा जटिल या फिर बहुत ज़्यादा आसान कार्य नहीं देना है। बच्चे के लेवल को ध्यान में रख करके आपको बच्चे को जो भी कार्य देना है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें पूछनी है। तो ये आपका यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूरत है। बाकी नोट्स या फिर पीडीएफ आपको चाहिए इस क्लास का तो मैंने आप लोगों को नंबर दे रखा है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगा। नोट्स के लिए सिर्फ आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।